पिलाई देखने को मिली। सर हम नहीं खेले जी, पिलाई पिलाई क्या है सर, हम कुछ ऐसा बोले जो समझ में भी आए। अब एक चीज़ भाई साहब, यहाँ से मैक्सिमम बार उसने सवाल पूछा है नीट ने, और नीतू जी, हाँ नीतू जी को तो जानते ही हो ना, हाँ इसको बोलते हैं मीजोजोम। इफ आई वुड आस्क, मतलब मैं अगर आपसे बोलूंगा यार इंग्लिश पता लगता है कि इंग्लिश बोले, लेकिन फिर बोल नहीं पाती ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, आर यू कॉमेडी मी? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के लिए। अच्छा सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना सर, हम सर ब्रीथिंग थी ना करनी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एल्वियोलाई हो कि भाई वो सरफेस एरिया बढ़ा दे और आदान प्रदान गैसेस का बढ़ जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? पिलाई क्योंकि किसमें मदद करता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तुम्हें इससे याद हो जाएगा, पता है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने इसको बनाया डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड को। अब इंडियन ने बनाया तो यार नाम नहीं होगा क्या? ठीक है। तो हाँ भाई, कैसे हो सब? अरे बोलना भाई, सब बढ़िया ना सबके जीवन में? किसी को कोई दुख परेशानी प्रॉब्लम अगर हो तो बताओ भाई। टेंशन ये जितने होते ना, हाइपर टेंशन, लो टेंशन, ये बवाल चीज़ें आने ही नहीं देना जीवन में कभी। मस्ती से पढ़ते जाओ, समझ रहे हो? और टेंशन मत लो अगर तुम पे लोग हंस रहे हैं या तुम्हें गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। चीकू एक बात याद रखना, लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है लोग उस पर हंसेंगे। और लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, देने दो, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, देने दो उन्हें, इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। बस एक बात याद रखना, लोग जो है ना सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते और सब पे हंसते हैं। तो तुम अपना बस काम करते जाओ, काम बोलता है। जिस दिन काम बोलेगा ना उस दिन वो, समझ रहे हो, वो खुद अपने ही आप तुम्हारे पास दौड़े दौड़े आएंगे कि हम तो पहले ही जानते थे तुम कुछ करोगे। तो बस मस्ती से पढ़ते जाओ। आज अपन लेके आए मोनेरा को। अच्छा वही मुरैना घूमने चलना है आज अपन को, बढ़िया चलते हैं। तो देख, मैं कोशिश करूँगा कि लंबा वीडियो ना जाए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अलग हैं यार, पता। वो चैटिंग कर लेंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसमें उनका टाइम नहीं जाता। अबे साले जब लेकिन वीडियो का लेंथ जैसी लंबा हो गया ना, बोलते हैं क्या अजीब पढ़ाता है जो मजाक करता है, इतना लंबा लंबा वीडियो बनाता है। तो खैर कोशिश करेंगे कि कम से कम हो, भले ही 2 पार्ट में अपन मोनेरा को ले लें। लेकिन जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसको दिमाग में बसा लेना, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, लाइन है, वो मैं यहाँ पे लिखाऊँ। मतलब मैंने पहले इसलिए लिख लिया मैक्सिमम चीज़ें, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। तो अपन शुरू करते हैं और मज़ा होता आएगा। चलो आ जाओ। तो आ जाओ भाई। सबसे पहली बात भाई साहब, नीट से यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपको मिलेगा मोनेरा से। एक से 2 सवाल आपको मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की वो क्या लिखती है कि बैक्टीरिया जो है ना वो सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। अब देखो, सोल मेंबर मतलब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, हाँ या ना? होते हैं। क्या हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है? सर हमने तो नहीं पढ़ा। अरे तो कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, हाँ किसी से तो पढ़ा ही होगा। हाँ, तो लिविंग वर्ल्ड में एक एनसीईआरटी हमसे सवाल पूछती है। तो वो वहाँ हमसे पता क्या सवाल पूछती है एनसीईआरटी की? वाई बैक्टीरिया आर नॉट इंक्लूडेड इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देख मेरी भाई बात सुन, बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा है, अरे हाँ या ना? बहुत ज़्यादा है। और उनको अगर तुम क्लासिफिकेशन करोगे तो उनमें भी इतनी सारी स्ट्रेन्स हैं, तो क्लासिफिकेशन करने में मतलब समझ लो, एनसीईआरटी में लिखा है एक स्टेटमेंट कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ना, तो अभी तक हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे होते, लिविंग वर्ल्ड ही चल रहा होता। इसलिए बैक्टीरिया को अपन इंक्लूड नहीं करते इन क्लासिफिकेशन। क्यों? बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स अगर किसी के हैं तो वो किसके हैं? बैक्टीरिया के। अच्छा, अब मैं देखो, मैं तुम्हें यहाँ क्लास 12th भी लिंक करूँगा, तो जो भाई 11वीं के बंदे भी वो परेशान ना हो कि भैया हम नहीं खेल रहा यार, ये तो गलत बात है। तो मैं बस तुम्हें लिंक कर दूंगा, तो वो 12th में तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है मैं वहां से भी लिंक कर दूंगा, बायोटेक से भी लिंक कर दूंगा और जेनेटिक्स से भी लिंक कर दूंगा। बस तुम अगर देखो, टेंशन मत लेना जो कोई 11वीं वाला हो कि भैया हम नहीं खेल रहा यार, तुम अभी सुन लो और भविष्य में वो अपने पास आ ही जाएगा जब तुम 12th में आओगे। चलो तो अपन शुरू करते हैं। तुमसे बोले लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स किसके हैं? मोनेरा के। अरे एक बात बताओ, इधर आओ। हाँ, अपन ने फंगी पढ़ी थी। हाँ, फंगी में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रवृत्ति होती है, टाइप्स होते हैं। हाँ, ऐसी मोनेरा लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, मिलियंस में इसके होते हैं। अरे भाई तुम खुद सोचो कितने तरीके के बैक्टीरिया हैं। अभी तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा, तुम खुद सोचोगे कि ये भी होता है क्या? अच्छा, अरे देखते जाओ, बहुत आनंद आएगा। ठीक, अब हैबिटेट एनसीईआरटी लिखती कॉस्मोपॉलिटन। ई का होता सर कॉस्मोपॉलिटन? हर जगह सर्वव्यापी, सॉइल, एयर, वाटर, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं होगी ना, कोई लिविंग मैटर भी नहीं होगा, वहाँ पे भी हमें बैक्टीरिया मिल जाएगा। अच्छा, तो भाई साहब -डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस जो कितना लो टेम्परेचर होता है वहाँ मिल जाता है, हाई टेम्परेचर पे मिल जाता है। अच्छा, तुमने आर्के बैक्टीरिया का नाम सुना होगा? हाँ सर सुना है। कब से वो हैं? कब से हैं? जब से अर्थ, मतलब जब अपना अर्थ आया था सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया आए थे, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज। अच्छा, अरे इवोल्यूशन में पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो हैबिटेट याद रखना, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब बढ़िया चीज़ है। अब देखो, बैक्टीरिया को पता 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। अच्छा, 2 तरीके से कैसे? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, अच्छा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले मिलते थे, मतलब अभी भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आर्कियोलॉजी आप जब पढ़ोगे
जैसे कोई पढ़ता है आर्कियोलॉजिस्ट बनता है तो उसमें वो ये क्या करता है, कुछ नहीं सर, हमने ये देखा है डिस्कवरी पे वो खुदाई करते हैं सर, फिर उसमें जाके गुफाओं में और देखते हैं, अरे वो तो आर्कियोलॉजी हो गई, उसमें अपन लोग फॉसिल्स वगैरह निकालते हैं। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले से आ रहे हैं, अच्छा बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और ये थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं। क्यों एडवांस होते हैं? क्योंकि ये मतलब ऐसे ऐसे टेम्परेचर्स में रह सकते हैं जहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। अच्छा, इनकी मशीनरी अलग होती है, एंजाइम्स अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं वो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तो परेशान मत हो। फिर यू बैक्टीरिया, जो अभी आजकल के नहीं जो बैक्टीरिया आए हैं वो होते हैं यू बैक्टीरिया। अच्छा, अब अपन लोग देखते कैसे हैं कि भाई कौन आर्के है कौन यू बैक्टीरिया है, तो इनके स्ट्रक्चर से, हाँ एनसीईआरटी की ये लाइन हो, सुनो ये वाली एनसीईआरटी की, पता है इससे सवाल बनने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी बैक्टीरिया है ना उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर को मतलब जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। मंजी सर हमने खेला जी, कब बवाल है, देखो स्ट्रक्चर मतलब देखने में भले ही कोई कोकस टाइप का हो, मतलब गोल मटोल सा हो, अच्छा कोई रॉड शेप का हो, लेकिन इनके भले ही स्ट्रक्चर सिंपल है। अब ये कोई कह सकता है कि भाई साहब ये क्लोस्ट्राइडम कराता है कोकस वाला बैक्टीरिया, या फिर निमोनिया कराता है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, कोई कह सकता है देख के? नहीं, लेकिन इनके बिहेवियर बहुत अलग होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके भले ही स्ट्रक्चर सिंपल हो, लेकिन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए तो अपन इन्हें बता नहीं पाते कि कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है कौन सा नहीं है। अरे तुम लोग एंटीबायोटिक पढ़ते हो का? हाँ हाँ करते हैं सर, पढ़ते हैं। अब भाई साहब देखो क्या होता है, जैसे मान लो किसी को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, अब डॉक्टर क्या करेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक चलाएगा। कहो हाँ चलाएगा एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक से भी तो वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, नहीं होते? अरे होते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो टाइफाइड है या फिर टीबी है, किसी को कोई भी पेशेंट हो गया टीबी से ग्रस्त हो गया वो हो, तो अब डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं? मैं ह्यूमन हेल्थ में भी तुम्हें बताया कि कोई भी अपना डोज मिस मत करना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी कोई मतलब जो हार्श बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जैसे टीबी का केस अपन ले रहे हैं, तो टीबी के केस में जब भी आपको वो दवाई देते हैं ना उसमें डॉट्स दिए जाते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जी कहो सर, अरे मतलब तुम्हें डॉक्टर बुलाएगा खुद कि हमारे सामने दवाई खाओ। क्यों? क्योंकि अगर गलती से एक भी दवाई मिस हुई तो वो जो बैक्टीरिया है ना वो क्या हो जाएगा, उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, वो रेसिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, तो इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है एनसीईआरटी की कि स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है लेकिन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हर टीचर अलग अलग तरीके से समझाता है। अच्छा चलो खैर अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं वो होता ना ले चलो तुझे तारों के शहर में, अपन तारों के शहर में नहीं जा रहे। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, अपन ऊपर से खेल लेंगे, ठीक। अब चलो, नंबर हो गया लार्जेस्ट होते हैं, हैबिटेट भी बात हो गई। अब अनयूजुअल हैबिटेट, जो इसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आर्के बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ऐसी जगह पे मिलते हैं जो भाई साहब तुम सोच ही नहीं सकते। अब तुम सोच सकते हो कि भाई स्टोमक ऑफ रूमिनेंट है जी, भाई साहब ये रूमिनेंट का होता है। अरे वो जो गाय भैंस वगैरह नहीं होती जो वो मुंह चलाती रहती हैं, हाँ सर समझ गए। कहता स्टोमक ऑफ रूमिनेंट में मिल जाता है। कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? मिथेनोबैक्टीरियम। अच्छा, मिथेनोबैक्टीरियम, अरे नाम सुना होगा ना भाई। हाँ मिथेनोबैक्टीरियम, ये कौन सी गैस रिलीज करता था? मीथेन, CH4। और मीथेन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? गोबर गैस के नाम से जानते हैं इसको, इकोलॉजी में पढ़ोगे। मीथेन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर? वो CNG बनाते हैं सर, हाँ CNG भी बनाते हैं, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। याद रखना मिथेनोबैक्टीरियम ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है मिथेनोबैक्टीरिया। अच्छा, मिथेनोबैक्टीरिया जो है ना ये एनएरोबिक होता है, मीथेन बनाता है। फिर आपको डीप सी में देखने को मिल जाएंगे। डीप सी मतलब जी सर का डीप सी मतलब गहराई में, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे मिलते हैं कीमोट्रोफ्स। ही कहो सर, बताएंगे आगे। कीमोटो मतलब केमिकल से एनर्जी बना लेते हैं। अच्छा, और क्या भाई, हाई टेम्परेचर पे मिल जाते हैं। इसका तो तुमने नाम ही सुना होगा, PCR जब आप पढ़ोगे क्लास 12th में। जो 11th के हैं परेशान ना हो, नहीं वो आज पता है 11th वाला बच्चा सोच रहा होगा वो CPR नहीं देते जब कोई निट्टियाँ बोलने लगता है। CPR मतलब समझ रहे हो ना, वो ऐसे अपन पंप करते हैं ब्लड को बाय हैंड्स और फिर वो ऑक्सीजन देते हैं, इनहेल करते हैं, वो वाला नहीं है चीकू CPR। ये है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, DNA को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? थर्मस एक्वेटिकस। अच्छा सर जी हम नहीं खेले सर, ये इतनी हाई लेवल चीज़ें। अरे सुनते जाओ, मैं बस तुम्हारा 12th का बेस बना रहा हूँ, जो भी 11th में, और जो भाई 12th के ड्रॉपर हैं उन्हें तो सब पता ही है। तो PCR थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है, यही इसके पास है ना थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है जो DNA बनाता जाता है एट हाई टेम्परेचर, और एसिडिक कंडीशन में मिल जाएगा। भैया अपने पेट का वो एसिडिक होता है, अपने स्टोमक में pH कैसा होता है? एसिडिक होता है। कोई ऐसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं जो अपनी बॉडी में भी चले जाते हैं, तभी तो अपन को डिसीज हो जाता है। हाँ सर सही कह रहे हो। हाँ अब देखो क्लासिफिकेशन करते हैं अपन मोनेरा का। अभी तक तो सब सिंपल चल रहा है ना। हाँ अब थोड़ा सा अपन और अंदर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। तो भाई साहब जो जितने भी बैक्टीरियाज है ना उनको शेप के बेसिस पे मैंने क्लासीफाई किया। मैंने नहीं किया, एनसीईआरटी देवी ने किया है, ठीक। कैसे किया भाई साहब? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कोकस शेप के हैं। कोकस म्हणजे क्या होता है सर? ऐसे गोल मटोल से यार। अच्छा ठीक है, जैसे जो निमोनिया का मतलब वो होता है वो कोकस शेप का होता है बैक्टीरिया। अच्छा, बेसिलस होता है रॉड शेप का। अच्छा ये लो भैया रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है,
रॉड शेप का बेसिलस। विब्रियो होता है कॉमा शेप। अच्छा हाँ, विब्रियो होता है कॉमा शेप। ऐसा एनसीईआरटी में इसका ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, कॉमा शेप। अच्छा, और स्पाइरलम होता है स्पाइरल शेप का। अच्छा, जैसे आपकी वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली किताब आती है ना, वैसे ही। अब एनसीईआरटी में इनके स्ट्रक्चर देख लेना गुरु। क्यों हमको देखने सर स्ट्रक्चर तुम ही दिखाओ? अरे यही बात तो तुम समझते नहीं हो यार मेरी। इस स्ट्रक्चर देखने से क्या फ़ायदा होगा ना, तुम्हें वहाँ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन सी 3 चीज़ें, वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ सवालों में। तो देखो भाई, तुमसे वो पूछेगा क्या मिलेगा ना, कि जो कोकस होता है भाई साहब, जो कोकाई है ना, कोकस जो गोले गोले से बना है, इसमें फ्लैजिला नहीं होती। एनसीईआरटी का डायग्राम निकालो, चलो जल्दी फटाफट। एनसीईआरटी का डायग्राम, वहाँ तुम्हें फ्लैजिला किस में देखने को मिल रही है? देखो स्पाइरलम में ये फ्लैजिला दिख रहा है क्या, ये जो मैंने बनाए हैं? हाँ सर दिख तो रहे हैं। तो तुमसे सवाल क्या पूछेगा, स्टेटमेंट में पूछा भी गया है जो, कि फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरलम में। अच्छा, और किस में एब्सेंट होते हैं? कोकस में। कोकस में फ्लैजिला होते ही नहीं है। अच्छा, और मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया का कौन सा है? बेसिलस, ये रॉड शेप वाला बेसिलस। अब मैंने यहाँ पे मैंने गोला बनाया था, तुम लोग सोचोगे फालतू बना दिया, नहीं, उसमें देखो एनसीईआरटी में भी बना है। उसका मतलब है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कब बनाएगा? हार्श कंडीशन में। जब भी हार्श कंडीशन मतलब टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो वो अपने अंदर क्या बना लेता है? स्पोर। और जैसे ही वो सिस्ट के अंदर स्पोर बना लेता है। अरे कुछ याद आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा तो याद रखना कि क्या होता है, जब हार्श कंडीशन होता है ना, तो जो बेसिलस वाला बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर बना लेता है। और एंडोस्पोर कब खुलेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो तुम्हें 3 सवाल मिल गए। कौन कौन से? मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? बेसिलस। स्पाइरलम कैसा होता है? मोटाइल, क्योंकि इसके पास क्या होती है? फ्लैजिला। अच्छा, स्पाइरलम कैसा होता है? मोटाइल, क्योंकि इसके पास क्या होती है? फ्लैजिला हो गई। फिर जो बेसिलस है उसके अंदर की क्या बना हुआ है? एंडोस्पोर। ये एनसीईआरटी में भी बना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर वो क्या बोले डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम कर दो। और विब्रियो होता है कॉमा शेप, जैसे वो कॉमा लगाते हो ना चैटिंग करते वक्त। हाँ सर हम चैटिंग नहीं करते, चैटें करते हैं ना, ये भी कह सही बात है। तो कॉमा शेप कौन सा होता है? विब्रियो। ठीक है, अब अपनी ये क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन। ठीक, अब यहाँ देखो सवाल यहीं से बनेगा, अगर बना स्टेटमेंट वाइज या फिर वो डायग्राम वाइज, तो इनको याद रखना। ठीक, अब अपन थोड़ा सा इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे बायोडाटा होता है ना किसी का भी, हाँ, तो बैक्टीरिया कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, अब अपन उस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो देख भाई, ये मान ले कोई बैक्टीरिया है, सर लग तो नहीं रहा बैक्टीरिया। अरे मानने में क्या जा रहा है बे, भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे नहीं। ठीक, ये क्या है? सबसे बाहर उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स ये शायद कुछ नहीं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक लेयर होती है। अच्छा, क्यों होती है? अरे वो ताकि वो थोड़ा बैक्टीरिया जो है चिपचिपा हो जाए। चिपचिपा मतलब अरे थोड़ा सा चिपचिप हो जाए, ताकि वो अटैच हो जाए किसी से भी। अच्छा, खैर अटैचमेंट के लिए और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बताऊंगा। ठीक, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सेल वॉल बंद होती है? बिल्कुल होती है सर। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल होती है चीकू। ठीक, तो सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। अब एनसीईआरटी इन तीनों को मिला के क्या कह देती है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के वो कहती है सेल का एनवेलप। ठीक, सेल एनवेलप। अरे जैसे वो लिफाफा वाला एनवेलप होता है ना शादियों में तुम जो गायब करते हो, हाँ गजब बेइज्जती है। वैसे ही सेल एनवेलप। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के एनसीईआरटी क्या कहती है? सेल एनवेलप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन थोड़ा सा इसके और अंदर चलते हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा? फिम्ब्रिया देखने को मिलेगा, पिलाई देखने को मिलेगी। सर हम नहीं खेले जी, पिलाई क्या है सर? जब कुछ ऐसा बोलो जो समझ में भी आए। सुनते जाओ मेरी बात, बस तुम सुन लो। ठीक, फ्लैजिला मिलेगा, फिम्ब्रिया मिलेगा और पिलाई मिलेगा। इनके क्या क्या काम होते हैं इन डिटेल, बस अभी तो अपन देख रहे हैं ना, इन डिटेल अभी आगे आपको सब मिलेगा। फ्लैजिला इज फॉर मोटिलिटी। अच्छा, कि भाई बैक्टीरिया को दौड़ाना है, कैसे दौड़ाना है? जैसे मैंने स्पाइरलम में बताया था फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो वो मोटिलिटी शो करता है, तो फुर्ती में उड़ जाएगा। फिर पिलाई क्या होते हैं? पिलाई इज फॉर रिप्रोडक्शन। सही बताओ सर। हाँ, अब बता एक सवाल तुमसे, सुनो, एक अभी बता रहा हूँ सवाल, कि वो बोलता है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर वो ऐसे बोलता है बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत प्यारा सवाल है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है, मतलब एनसीईआरटी का नहीं, नीट का, वो उसमें ये बोलता है कि प्रायर टू फिजन डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस प्रायर टू फिजन। जैसे ही फिजन, मतलब देखो बेटा बैक्टीरिया में कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, सेक्सुअल ऑर्गन्स। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल ऑर्गन तो है नहीं। हाँ नहीं है, तो अगर कहीं से फॉरेन डीएनए अंदर आ जाए, उसका मतलब हो गया रिप्रोडक्शन। है, मजाक नहीं कर रहा, यही लिखा है एनसीईआरटी में भी, और आप अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, उसमें भी यही है कि गलती से या फिर जानबूझ के कैसे भी अपन लोग इसमें फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें, हाँ, तो मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये चीज़ सही है सर? अरे सही कहा है, उसमें फिर वो समस्या हो जाती है। खैर बड़ा हरामी हो बेटा। चलो अब अपन समझ के कहाँ थे अपन? फ्लैजिला, फिम्ब्रिया और पिलाई पे। तो फ्लैजिला, फिम्ब्रिया और पिलाई, इन तीनों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये याद रखना। क्यों सरफेस स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब देखो, ये जो है ना अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सर कैसी वाली अटैचमेंट? अरे जैसे मान लो बैक्टीरिया घूम रहा है, उसको रॉक से अटैच होना है, तो फिम्ब्रिया क्या बोलेगा कि हम अटैच करवा दे रहा है, रॉक को पकड़ लेगी। अच्छा, कौन? फिम्ब्रिया। फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प कराता है। पिलाई इज फॉर रिप्रोडक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स। आई विल, मतलब इस पर अपन आएंगे, इंग्लिश नहीं ज़्यादा। ठीक, फिर होते हैं इसके पास राइबोसोम।
हाँ राइबोसोम होते हैं। अब मेरे को एक बात बता चीकू, अपन प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है प्रोकैरियोट, तो इसमें कौन सा वो होगा राइबोसोम, 80S या 70S? अब आगे लगे कोई तो कह रहा होगा कि जी 80S 70S क्या होता है, तो वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखना जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कितने सब यूनिट का राइबोसोम मिलता है, 70S। ठीक है। अब भाई साहब इसकी 2 यूनिट्स भी होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। नहीं अभी कुछ जो होगा ना बिंदु मतलब वो छोटा टाइप का, जैसे कुछ नहीं होते 11वीं के निब्बा निब्बी, वो भी डर जाएंगे कि ये क्या चीज़ है यार 70S राइबोसोम, तो अभी बस सुनते जाओ। ठीक 70S राइबोसोम हो गया। अब इसका ये होता है न्यूक्लियोइड। अच्छा न्यूक्लियोइड मतलब कि भाई साहब डीएनए जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा उसको ज़्यादा सेफ्टी वगैरह नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें जब भी बोला ना डीएनए रेप्लिकेशन अपन ने जब भी पढ़ा होगा, तो मैंने बोला था कि हमारी बॉडी में यूकैरियोट्स में डीएनए को एकदम Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे पीएम को दी जाती है। अच्छा हाँ जैसे प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी दी जाती है ना, वैसे ही। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास जेनेटिक मटेरियल है, आगे प्रोसेस मतलब आगे जो जनरेशन आ रही है उसकी पूरी जीन्स है उसके पास, तो उसको पूरी Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसे ही पड़ा है और इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। याद रखना ये चीज़, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। तो ये हो गया राइबोसोम का बात। अब अपन बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स की। ये क्या होते हैं सर? कुछ नहीं, क्रोमेटोफोर्स मतलब कलर बियरिंग कंपाउंड्स। अच्छा कलर बियर, जैसे मान लो क्या होता है ना, जो क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल कह रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना उनमें ही प्रेजेंट होता है कौन, क्रोमेटोफोर्स। और ये कलर बियरिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। अच्छा अभी देखो थोड़ा थोड़ा तुम्हें मान रहा हूँ कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी बस सुनते जाओ क्योंकि इनको इन डिटेल में अभी आगे लेने वाला हूँ। ठीक। फिर होती है इंक्लूजन बॉडीज, नाम तो सुना ही होगा सेल बायोलॉजी में। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, इसमें कैसे मतलब वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक। अब एक चीज़ भाई साहब, यहाँ से मैक्सिमम बार उसने सवाल पूछा है नीट ने, और नीतू जी, हाँ नीतू जी को तो जानते ही हो ना। हाँ इसको बोलते हैं मीजोजोम। ये क्या होता है भैया मीजोजोम? मीजोजोम क्या होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो होते हैं इन्वेजिनेशन। अच्छा इन्वेजिनेशन होते हैं जो क्या करते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प कराएंगे, मतलब बहुत सारे सेक्रीशंस होंगे इनके बॉडी में। कैसे होगा वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। बस अभी मैंने बता दिया कि मीजोजोम नाम का एक वो होता है। और एनसीईआरटी एक बार सवाल क्या पूछा था नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा मैंने रेस्पिरेशन बोला था अभी, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में होती है जो रेस्पिरेशन करती है, और बैक्टीरिया में होता है मीजोजोम जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, मतलब खूब सारी एटीपी बनवाएगा और बाकायदा मतलब पूरी बॉडी काम करेगी बैक्टीरिया की। अब वो कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाई देखो अभी तक इतना क्लियर है ना। हाँ ये पूरी एक एक एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ से सवाल पूछे हैं। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई अब अपन बात करते हैं सेल एनवेलप की। अपन बाहर से चल रहे थे, सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स को देखा, सेल वॉल को देखा, फिर अपन अब चलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। ग्लाइकोकेलिक्स आउटर मोस्ट है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक स्लाइमी लेयर है। अच्छा स्लाइमी लेयर। अब देखो इसके बेसिस पे भी 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? यदि ग्लाइकोकेलिक्स स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर मतलब कि थोड़ी सी वो नाजुक कुछ होते हैं ना, जैसे लड़कियां होती नाजुक वैसे ही लड़कियां ठीक स्लाइम लेयर। और फिर कुछ होती हैं कैप्सुलेटेड एकदम स्ट्रॉन्ग, अच्छा लड़कों जैसे कैप्सूल। तो अगर कैप्सुलेटेड है तो वो थिक होगा बैक्टीरिया और टफ होगा। अच्छा और अगर स्लाइम लेयर है तो वो लूज होगा और स्लाइमी होगा। अच्छा ठीक है सर मान लिया। अब देखो अगर क्लास 12 देखो, क्लास 11th वाले कान बंद कर लो, क्लास 12th वालों को मैं बस एक चीज़ लिंक कर रहा हूँ। तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, पढ़े तो थे सर। वहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ का भी नाम सुना होगा, सुना था सर। उसमें क्या होता था, वो हीट किल्ड, वो चूहे में ऐसे नहीं डाल देते थे हीट किल्ड बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया। उसमें किसका जिक्र किया गया था, ये कैप्सूल का ही। अच्छा सर, अरे उसमें होता था ना आर स्ट्रेन को हीट किल डाला, फिर एस स्ट्रेन डाल दिया, फिर वो देखा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर याद नहीं आ रहा तो अभी पढ़ो जाके, मैं मेरी आदत है कि मैं लिंक कर देता हूँ बस। चलो खैर कोई नहीं बता रहे, नहीं आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने दो। ठीक। अब बात करते हैं सेल वॉल की। ग्लाइकोकेलिक्स क्लियर है। अब आती है बात सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करें तो प्रेजेंट इन प्लांट। हाँ प्लांट में भाई साहब सब में अच्छा हम लोगों में प्रेजेंट होती है सेल वॉल? नहीं सर हम में नहीं होती, इतना तो हमसे 9th से पढ़ना है। ठीक। प्लांट्स में होती है सेल वॉल और बनी किसकी रहती है, सेल्यूलोज की। हाँ बिल्कुल सर सेल्यूलोज की बनी रहती है। और फंगई में भाई साहब, फंगई इस बार 2022 का सवाल भी था नीट का, काइटिन या चितिन जो भी कहते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे, मैं तो चितिन कहता हूँ। ठीक। फंगई में बनी रहती है काइटिन से। और कुछ ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स मतलब वो कॉकरोच, हाँ कॉकरोच जिसे लड़कियां देख के डर जाती हैं। हाँ तो ऑर्थ्रोपोड्स में किसकी बनी रहती है, काइटिन की। कौन, सेल वॉल। अच्छा बैक्टीरिया में किसकी बनी रहती है, अपन तो बैक्टीरिया पढ़ना है ना सर। हाँ तो बैक्टीरिया में बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अब तो देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता कैसे है, कार्बोहाइड्रेट
मतलब वेन कार्बोहाइड्रेट मिक्सअप विद अमाइनो एसिड, मतलब समझ लो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकन होता है और अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब इन दोनों में प्यार होता है तो क्या बनता है? पेप्टाइडो ग्लाइकन। और पेप्टाइडो ग्लाइकन क्या है? सेल वॉल किसकी? बैक्टीरिया की। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर समझ रहे हैं। अब तुम्हें एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ये तुमने बहुत सुना तो बहुत होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये चक्कर है क्या? देख कुछ नहीं, ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये हमारे अंदर क्या करा सकते हैं? डिसीज़ करा सकते हैं, रोग, हाँ डिसीज़ करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है ना या फिर सेल एनवेलप वो थिक होता है। अब थिक होगा तो हम लोग एंटीबायोटिक बाहर से डालेंगे, वो कम असर करेगी। अरे हाँ या ना भाई? हाँ। और ग्राम नेगेटिव बेचारे ऐसे होते हैं चुन्नू मुन्नू से, लेस थिक या फिर थिन सेल वॉल, जो नहीं होते कुछ कुछ लोग एकदम लंजड़ पुंजड़ वाले, हवा चले तोड़ जाए, पोपट लाल जैसे। हाँ ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? देखो यहाँ से एक सवाल बनता है बैक्टीरिया की स्टेनिंग पर, तो वो कैसा है? देखो एनसीईआरटी लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप थिकनेस। अच्छा, ये जो सेल एनवेलप की थिकनेस, सेल एनवेलप में 3 चीजें आ गई, कौन कौन सी? ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी इन तीनों को कलेक्टिवली कहती है कि इन तीनों की जब थिकनेस अपन देखते हैं उसके बेसिस पे 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लेकिन जब देखो अपन को चलना तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, बार बार बोला है। हाँ मतलब एनसीईआरटी को प्रिस्क्राइब किया जाएगा अगर एनटीए से क्वेश्चन आया तो। लेकिन जब आप जैसे मान लो बॉटनी की वो बीएससी वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पे जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे मेडिकल्स में भी, तो आपको पीजी में आपको पता चलेगा कि भाई साहब सेल वॉल होती है मेन कारण। अच्छा, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। लेकिन अभी हमें किससे जाना है? एनसीईआरटी से। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि कुछ लोग भैया पेपर लगाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, वहाँ है ना ये सवाल मिल सकता है। ठीक, तो परेशान मत होना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है जो उसने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप थिकनेस। ठीक, अब बात आती है ग्राम स्टेनिंग की, जिसका मैं भी बात कर रहा था। ग्राम स्टेनिंग किसने दिया? सबसे पहले भाई इनने भी बड़ा काम किया था ना, इसको दिया था क्रिश्चियन। सर क्रिश्चियन थे वो? अरे नहीं, क्रिश्चियन ग्राम इनका नाम था। अच्छा, क्रिश्चियन ग्राम। ठीक, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक बैक्टीरिया की कॉलोनी बना ली सर, बैक्टीरिया की कॉलोनी बना ली। उस पर क्या डाल दिया? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दी। एक स्टेन होती है क्रिस्टल वॉयलेट, जैसे आप लोग जब वो ब्लड टेस्ट कराते हो ना कि भैया हमारा कौन सा है, ए है या बी है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ तो उसमें भी अपन लोग स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, डाइस का। वैसे ही इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेन डाल दिया। हाउ सर? अब जितने भी बैक्टीरिया थे सबने स्टेन को ले लिया अपनी बॉडी में। हाँ सर ले लिया, मतलब बॉडी में ले लिया, उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब जब इन्होंने इसको डिस्टेन किया तो 2 तरीके के बैक्टीरिया मिले। कौन से? एक ऐसे बैक्टीरिया थे जिनने स्टेन को रिलीज कर दिया। अच्छा, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्टेन को अपनी बॉडी में रखा, अपने 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 मतलब बॉडी से अटैच रखा। ठीक है, तो जिन्होंने जो ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को रखा अपनी बॉडी पे, उनको बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, और जिन्होंने स्टेन को रिलीज कर दिया वो बोलेगा ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये ग्राम स्टेनिंग और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में भी अगर पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा यही। ठीक, अब इसी के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बने। अब सुन, जो सवाल बनता है, भाई साहब एग्जांपल बता दो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, यही तुम्हें सवाल मिल जाएगा। कौन कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस दही वाला, क्लोस्ट्राइडियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस। अच्छा, ये सब क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब अगर कोई ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी ना, मैंने यहाँ पे बोला था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? थोड़े पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। अब कोई बोल रहा होगा सर हम तो दही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने बोला कुछ होते हैं, है ना, जैसे कुछ होता है ना, कुछ होता है, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेनिक, कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक, फिर यहाँ से सवाल पूछेगा फीचर। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इतना सुनो, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनमें मीजोजोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मीजोजोम। अच्छा, ये मीजोजोम हमने खेले से मीजोजोम, अरे पीछे फोटो नहीं दिखाई थी। अभी खैर अपन इसको डिटेल में भी लेंगे मीजोजोम को, तो अभी बस सुन लो मीजोजोम किसमें प्रेजेंट होगा? ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिसीज नहीं करा सकते। अब भाई राइजोबियम है, क्या कर लेगा हमारा? कुछ कर सकता है कि राइजोबियम, मतलब राइजोबियम नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है, इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सर ये कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? प्लांट फिजियोलॉजी में। अच्छा ठीक है, एसर्शिया कोलाई का तो नाम सुना ही होगा, पूरी जेनेटिक्स में एसर्शिया कोलाई का इस्तेमाल होना है। बायोटेक में आपका एसर्शिया कोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाती है ये। अच्छा बहुत मजा आएगा, देखते जाओ। फिर अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव। माइकोप्लाज्मा का नाम तो सुना ही होगा यार, ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि माइकोप्लाज्मा का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपन सुनवा भी देंगे। ये भी कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव। अब फीचर मतलब इसके पास क्या होता है? मीजोजोम होते हैं क्या? नहीं होता भैया। सबसे पहली बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके पास मीजोजोम नहीं होता, तो मीजोजोम एब्सेंट होता है। ठीक, इनके पास होता है पीपीटी। सर ये पीपीटी के सर क्या, हम नहीं खेले सर पीपीटी, वो स्कूल में पीटी कराते थे वो, अरे वो नहीं, अपन जैसे कोई पीपीटी नहीं बनाते। हाँ वैसे ही पी से पोरेन, पी से पिलाई और टी से टॉक्सिन, ये 3 चीज़ें किसके पास प्रेजेंट होती हैं? ग्राम नेगेटिव के पास, और मीजोजोम इन पर एब्सेंट होता है। तो भाई साहब मैंने अभी तुम्हें 3-4 चीज़ें बताई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में। हाँ ये चीज़ें इनको एज इट इज़
एनसीईआरटी से पढ़ो और देख लो अभी के अभी। फिर अपन चलते हैं एक और चीज़ है कि नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन सब्र करो, मेरे को भी उतना कराना है कि अगले वीडियो में और कमी हो जाए। चलो अब अपन इसकी बात करते हैं थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन की। देखो चीकू, भले ही वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट, हर एक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैंने पूरी चीज़ें डाल दी हैं, तो थोड़ा सा सह लेना यार, और क्या बोलूँ। ठीक, अब बात करते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन वही साहब वही है, लिपिड बाइलेयर होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ, और ये कैसे अटैच होती है, वही हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड होता है, इनमें हेड और टेल ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है, फोस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन। अब एक सवाल जो तुमसे पूछा जा सकता है नीट में, वो बोलेगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो ये चीज़, लेकिन मैं यहाँ पे भी लिंक कर दे रहा। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है किसमें, बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। याद रख लेना मेरी बात। हाँ सर, हमने तो राइबोसोम भी पढ़ा है, तो चीकू राइबोसोम की 70S वाली यूनिट जो होती है वो भी सेम होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। क्योंकि देखो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम होता है, कौन सा वाला, 70S। वैसे कैसा होता है, 80S। अब कोई बोल रहा होगा हम नहीं खेले, जिक्का बोल रहा है, बस तुम सुन लो, समझ लो, यहीं से सवाल बनेंगे और कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसके, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक में भी कैसी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, और प्रोकैरियोट्स में भी कैसी है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अरे हाँ या ना भाई। ठीक, अब अपन बात करते हैं मीजोसोम की, जिससे मैं आपसे कह रहा था कि अपन इसको आगे देखेंगे। देखो मीजोसोम का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, इफ आई वुड आस्क, मतलब मैं अगर आपसे बोलूंगा यार इंग्लिश, पता लगता है कि इंग्लिश बोलें लेकिन फिर बोल नहीं पाती ना, तो अच्छा नहीं लगता, सह लेंगे थोड़ा सा। ठीक, चलो अब मीजोसोम जो है ना, इसका प्राइमरी मोटिव यही है कि ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के लिए। अच्छा, सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है सर, हम सर ब्रीथिंग तो ही ना करनी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एल्वियोलाई हो कि भाई वो सरफेस एरिया बढ़ा दे और आदान प्रदान गैसेस का बढ़ जाए। अरे समझो तो सही, मीजोसोम के काम बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं, अब इसके काम देखो, बहुत प्यारे प्यारे काम है। सबसे पहला इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को। अब मीजोसोम होता क्या है सर, ये तो बताओ। ये होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने देखो ये स्ट्रक्चर बनाया था, हाँ ये अपनी कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये क्या होगा, एक्सटेंशंस हो गए। अच्छा, इनसाइड दी मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। अब मीजोसोम ये मैंने 3 मतलब वैरायटी बनाई है मीजोसोम की। अच्छा सर, इसमें भी वैरायटी होती है सर। हाँ, अब देखो जैसे 3 वैरायटी होती हैं, एक होते हैं वेसाइकल्स, और एक होता है ट्यूब्यूल, और एक होता है लैमेली। अच्छा, ये 3 वैरायटी हैं किसकी, मीजोसोम की। अच्छा, कुछ होते हैं वेसाइकल टाइप में, कुछ होते हैं ट्यूब्यूल टाइप में, कुछ होते हैं लैमेला। इनका प्राइमरी मोटिव क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा दें। क्यों बढ़ाएं सरफेस एरिया, बता रहे हैं बेटा, सब्र करो। ठीक, अब इनका रोल महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बनता है। सबसे पहली बात भाई साहब, एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन मतलब वही एनालॉगस हो गया किसके, बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया एनालॉगस टू बैक्टीरिया, क्योंकि अपने में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, रेस्पिरेशन, एटीपी बनाती है। और बैक्टीरिया में क्या होता है, मीजोसोम। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अरे बोलना भाई। हाँ, तो एनालॉगस होती है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर दूसरा काम सेल वॉल का फॉर्मेशन कराती है। अच्छा, सेल वॉल महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई सब मीजोसोम। एक तो एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, दूसरा सेल वॉल का फॉर्मेशन। अच्छा, सेल वॉल का फॉर्मेशन, अब तुमने पढ़ा होगा मिडिल लेमिला कुछ होता है, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, इन सब की आवश्यकता होती है। नहीं सुना तो वीडियो डला है, देख लेना जाके। ठीक, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराएगी। तीसरी चीज़ कुछ ये ऐसे सेक्रीशन करती है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, ताकि वो हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह सके। अच्छा हाँ, और भाई साहब चौथा महत्वपूर्ण काम, मीजोसोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे करेगा दिखाएंगे, सब्र करो। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अच्छा, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है कौन, मीजोसोम। तो ये 5 जो मैंने फंक्शन लिखे हैं ना, इनमें से जो हाईलाइट करें तो मैं सवाल वहीं से मिलेगा। ठीक, अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। तो देखो भाई, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मतलब, अरे न्यूक्लियर मैं बताया भी नहीं, मैं पगलाऊंगा। देखो न्यूक्लियोइड मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। हमारा सर कैसा होता है डीएनए, हमारा होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। अरे वो ऐसा लीनियर होता है ना जी, लीनियर वाला। हाँ सर समझ गए। बैक्टीरिया में कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ये दिख रहा है न्यूक्लियोइड। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको पता बहुत, अब नई नई चीजें मिल रही हैं। प्रोकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अच्छा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे सेल बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखो होता क्या ना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे कराएगा। ये मान लो अपना न्यूक्लियोइड है, हो ये बाहर होगी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इनवेजिनेशन हो जाएगा उसको अपन बोलते हैं मीजोसोम। हो, तो जब भी डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मतलब न्यूक्लियोइड जो है डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना है, वो मीजोसोम की तरफ भागेगा। और मीजोसोम की तरफ जब भागेगा तो वो रेप्लिकेट कर जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, भाई समझ, सेल डिवीजन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं, मीजोसोम के फंक्शंस। ये याद रख लेना जो मैंने लिखे हैं। ठीक, अब बात आती है क्रोमेटोफोर्स की। जो मैंने वो नहीं बोला था, क्रोमेटोफोर्स कलर बियरिंग होते हैं, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरियाज में।
याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक। तो क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स मतलब कुछ नहीं, इन पे पिगमेंट अटैच होते हैं भाई साहब। और कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल है, ठीक, क्लोरोफिल है। वो कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस वगैरह में थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज, उनके लिए, ठीक। अब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, कहाँ वो तो फोटोसिंथेसिस भी करती है, हाँ सर करती है, तो क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है फ्लैजिला की। फ्लैजिला वही वो मोटिलिटी के लिए, मैं 3 स्ट्रक्चर बताए थे, फ्लैजिला, फिम्ब्रिए और पिलाई। पिलाई तो सर, पिलाई को तो आपने बहुत बढ़िया काम बताया था, क्या रिप्रोडक्शन, तो कैसे होगा बताएंगे, सबर करो, ठीक। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरियाज में। क्या एक स्टेटमेंट वाइज अगर सवाल बना, पहले एक बार पूछा गया नीट में, ऑल बैक्टीरिया आर मोटाइल? नहीं। क्या जितने भी बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं? नहीं होते। क्या कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होती है? होती है। क्या स्पाइरलम के पास फ्लैजिला होती है? एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से सवाल, हाँ सर होती है फ्लैजिला, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, ये मैं तुम्हें सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं बोला कि जी क्या चल रहा है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसमें एंडोस्पोर बनता है? बेसिलस। अभी अपन देख के ही आ रहा है सब, हाँ चलो। अब मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा होता है बैक्टीरिया का? बेसिलस। ये सब डायरेक्ट सवाल मिलते हैं। अब फ्लैजिला का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, दिखाओ सर। इसमें 3 तो पार्ट होते हैं भाई साहब। एक होता है बेसल बॉडी, हाँ ये भाई साहब यहाँ से ना सवाल पूछ लेता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक। बेसल बॉडी, फिर होता है हुक, और हुक के बाद क्या होता है? फिलामेंट, ठीक है। अब मैंने, अगर तुमने ध्यान दिया हो इस फोटो में, तो मैंने यही तीनों चीज़ें बनाई थी यहाँ पे। फ्लैजिला मैंने बता दिया था, फिर बेसल बॉडी, हुक और फिर फिलामेंट, मैंने यही 3 चीज़ें बताई थी, ये देखो। और इसको और थोड़ा जूम करके ये बता दिया, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये 3 स्ट्रक्चर कहलाते हैं फ्लैजिला में। अब देख मेरी बात समझ, तुम्हें सवाल जो मिलेगा ना, वो मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ, अभी जो आने वाला एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा उसकी गारंटी लेता हूँ कि वहाँ से सवाल बनेगा, भले ही मतलब 1 साल ना बने, अगले साल बने, लेकिन बनेगा जरूर, ठीक। अब देख, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, हाँ सर, इनके पास, जिनके पास फ्लैजिला होगी मोटाइल होंगे। तो मेरी बात समझ, प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना हुआ रहता है? याद रखना, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजिलिन प्रोटीन। और यूकैरियोट्स में फ्लैजिला किसका बना हुआ रहता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। भाई साहब एज इट इज तुम्हें सवाल मिलेगा। अच्छा, एक सवाल की ये हो गया अपना। यूकैरियोट्स में किसके बना रहता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स में किसमें प्रेजेंट होता है? किससे बना हुआ रहता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं। अच्छा, जैसे मान लो एक ही फ्लैजिला है तो बोलते हैं मोनोट्राइकस। अच्छा, यदि एक ही फ्लैजिला दोनों तरफ है तो बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अच्छा, और यदि मान लो बहुत सारी फ्लैजिला एक तरफ है तो उसको बोलते हैं केफेलोट्राइकस। अच्छा, और अगर मान लो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा फ्लैजिला है, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। आप कुछ बोल रहे होंगे, एनसीईआरटी में कहाँ है जी सर, बताओ। अरे चीकू एक बार सवाल पूछ दिया था, इसलिए मैंने बस ये बता दिया। एम्फीट्राइकस से एक बार उसने सवाल पूछा था, स्टेटमेंट वाला सवाल था, ठीक। तो याद रखना, मोनोट्राइकस मतलब कि एक ही तरफ फ्लैजिला, एम्फी मतलब दोनों तरफ है एक एक, और केफेलो मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा, और लोफोट्राइकस मतलब दोनों तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक। ये नंबर ऑफ पोजीशन के बेसिस पर अपन बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं चीकू, याद रखना इसको, ठीक। तो चीकू मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ से सवाल मिल सकता है तुम्हें, हो सकता है किस्मत अगर अच्छी हुई तो मिल जाए तो नीट में। तो जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब नॉन मोटाइल मतलब जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है? हाँ सर, वो साइनोबैक्टीरिया जो अभी इसके ऊपर क्रोमेटोफोर जिस पे प्रेजेंट होता है, हाँ साइनोबैक्टीरिया। फिर कोकस, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला नहीं होती? कोकस। स्यूडोम, अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, निमोनिया वाला, हाँ। फिर माइकोप्लाज्मा, ये सब ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या नहीं होती? फ्लैजिला नहीं होती। अब ये साइनोबैक्टीरिया मतलब वो नॉन स्टॉक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन में तुम लोग पढ़ोगे। अच्छा, ये सब कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। इनको अलग से लिख लेना, इतनी लाइन अगर किसी ने लिखी है। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होती? साइनोबैक्टीरिया, कोकस, माइकोप्लाज्मा। बोलो 3 बार, साइनोबैक्टीरिया, कोकस, माइकोप्लाज्मा। यहाँ से सवाल बन सकता है। आ जाओ अब देखो चीकू, अब अपन बात कर रहे हैं पिलाई, फिम्ब्रिए, ये सब जो सरफेस स्ट्रक्चर मैंने बोले था ना, 3 सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रिए। फ्लैजिला तो देख लिया सर, कौन किस में होते थे, किस में फ्लैजिला नहीं होता है वो याद रखना है। कौन नॉन मोटाइल होता है वो याद रखना है। अब बात आती है पिलाई की। पिलाई क्योंकि किस में मदद करता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तुम्हें इससे याद हो जाएगा, पता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। अब पिलाई जो है ना वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं। एक्सटेंशन कैसे सर? एक्सटेंशन हमने खेला, दिखाओ पहले। तो भैया अभी तो दिखाया था, लो फिर से देख लो जी, मैंने क्या बनाया है? पिलाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्सटेंशन हो रहा है, पिलाई, ठीक है। पिलाई कुछ नहीं काम करता, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब एनसीईआरटी लिखती है पिलाई जो होते हैं लेस होते हैं नंबर में, लेकिन साइज में बहुत बड़े होते हैं। सही बात है सर, रिप्रोडक्शन करना है ना, ठीक है। और ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं। अच्छा, ये जो है कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं हमारी में नहीं, बैक्टीरिया में, जो हेल्प करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बात याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन? पिलाई,
ठीक है ठीक। अब बात आती है फिम्ब्रिय। फिम्ब्रिय ब्रिशल शेप के होते हैं। ब्रिशल शेप मतलब अरे वो ब्रश होता है ना, ब्रश मंजन वाला ब्रश, हाँ जो सुबह करते हैं उठ के, हाँ वैसे ही ब्रिशल शेप का, ठीक। ये होते हैं मोर इन नंबर और स्मॉल इन साइज। अब देख इन दोनों में पता वो कंपैरिजन करा देगा कभी कभी सवाल में कि पिलाई नंबर में ज़्यादा होते हैं या फिर फिम्ब्रिय। तो याद रखना फिम्ब्रिय अटैचमेंट, समझ अटैचमेंट पकड़ने में काम आते हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया चल रहा है उसको पत्थर से चिपकना है तो फिम्ब्रिय है, और फिम्ब्रिय भैया मोर इन नंबर, ठीक। और ये लेस इन नंबर, ये बड़े होते हैं साइज में, ये छोटे मोटे होते हैं स्मॉल इन साइज, ठीक है। और इन फिम्ब्रिय का मेन मोटिव क्या है? हेल्प इन अटैचमेंट ऑन सरफेस। तुमसे बोलेगा कि सरफेस पर अटैच कराने के लिए कौन काम आता है? फिम्ब्रिय। नीट का सवाल है भैया, ठीक। तो पिलाई प्लस फिम्ब्रिय प्लस फ्लैजिला, इन तीनों को मिला क्या कहते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा है जो अटैचमेंट में हेल्प कराता है? फिम्ब्रिय। कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है? पिलाई। कौन सा है जो मोटिलिटी मतलब मोटाइल कराता है, बैक्टीरिया को घुमाता है? फ्लैजिला। ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है? ठीक। अब बात आती है न्यूक्लियोइड की। अब अपन उसके डीएनए की तरफ चलना है। अच्छा देखो भाई, मान रहा हूँ वीडियो लंबा हो गया, लेकिन सुन लो, समझो मेरी बात को। मैं भी जानता हूँ, मेरे को क्या अच्छा लगता है बिल इतना बोलना, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूक्लियोइड, क्योंकि मैं मजा आती है, ठीक। न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए की बात कर रहा है। बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है चीकू? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ये बना है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। हम में सर कैसा होता है? सर हम नहीं खेल रहे सर, हम में होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर। ये अपना डबल स्टैंडर्ड और लीनियर, ठीक, लीनियर, ठीक। अब भाई किसी को अगर वो पढ़ना हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 तो लेक्चर पूरे डले हुए हैं, ठीक। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर बैक्टीरिया में होता है, हमारे में डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। हमें जो बैक्टीरिया है ना, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। अच्छा ज़्यादा नहीं, हमारे में 23 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, हाँ ठीक है। अब यार ये सवाल तुमसे पूछेगा, यहाँ से थोड़ा सा क्लास 12 भी मैं लिंक करूँगा, तो बस सुनते जाना, और 11वीं वाले निब्बा भी परेशान ना हो, समझ लो, ठीक। बैक्टीरिया में कोई भी स्टोन नहीं होता है, स्टोन प्रोटीन नहीं होते। तो भाई साहब सवाल आएगा तुम्हारे दिमाग में कि डीएनए की पैकिंग कैसे होएगी? फिर डीएनए की पैकिंग क्यों करनी है? चाचा हमारी एक सेल में 2.2 मीटर डीएनए होता है, ऐसे ही तो ही ना छोड़ देंगे उसको बाकायदा पैक किया जाता है। जो क्लास 12वीं में होंगे उन्हें पढ़ा होगा वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। उसमें क्या होता है? डीएनए को हाईली कंडेंस कर करके एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं। याद आ रहा है कुछ न्यूक्लियोसोम मॉडल? अरे भैया हाँ या ना तो बोल दिया करो। हाँ, इसमें होते थे वो हिस्टोन का ऑक्टामर बनता था, फिर H1 आता था लिंकेज के लिए। अब भैया 11वीं वाले मुंह मत खुजाओ, मुंह मत खुजाओ 11वीं वाले, परेशान मत हो, वो तुम्हें मिलेगा क्लास 12 में। अब जो क्लास 12 वाले उन्हें थोड़ा याद आ गया होगा, मान रहा हूँ मैं, ठीक। तो फिर भैया कैसे करोगे? कुछ नहीं, बैक्टीरिया के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलीअमीन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीअमीन्स। ये किस में हेल्प करेंगे? डीएनए की पैकिंग में। चाचा चीकू, हाँ चीकू, चाचा ज़्यादा हो रहा है, चीकू। ये चीज़ याद रखना, पॉलीअमीन्स किस में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरियाज में। ये किस में हेल्प करती है? डीएनए की पैकिंग में, याद रख लेना। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में सर स्टोन्स होते हैं, यूकैरियोट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H1 होता था लिंक करने के लिए, फिर H2 है, H3, H4 ये सब होते हैं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन इनके पास क्या होता है? बैक्टीरियाज के पास पॉलीअमीन्स। वो क्या करते हैं? बढ़िया से जो है सर डीएनए की पैकिंग करा देंगे, ठीक। अब रोल में बात करूँगा अगर न्यूक्लियोइड की, मेन डीएनए, हाँ भाई साहब एक ही देखो ले दे के बाकी पास एक ही डीएनए है न्यूक्लियोइड, जिसको अपन बोलते हैं बैक्टीरिया के पास, और इसी के पास पूरी इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट है। हाँ, इसीलिए अपन इस डीएनए को क्या बोल देते हैं? जीनोमिक डीएनए, क्योंकि भाई साहब यही तो एक मेन ही डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, जिसके पास पूरी चीज़ें हैं। हाँ सही बात है सर। अच्छा, और बेचारा ऐसे ही पड़ा साइटोप्लाज्म में, ज़्यादा उसको कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं है जैसे अपनी बॉडी में सेफ्टी है। अब तो मैं ये, हाँ यहाँ से भी मैं क्लास 12 को लिंक करूँगा, ठीक। प्लाज्मिड कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा। जैसे मान लो ये भी कोई सेल है अपने पास, एक तो इसके पास अपना मेन डीएनए होगा, कब, हाँ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और एक छोटा सा मुन्नू सा डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। और इसकी खास बात क्या है ना, क्लास 12 में जब आप बायोटेक पढ़ोगे, या फिर मतलब चलो पढ़ना तो ठीक ही है, लेकिन जीवन में अगर मान लो कोई जेनेटिक्स पढ़ता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, तो प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। क्यों? अरे इंसुलिन अपन इसी से बनाते हैं इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से अपन इंसुलिन बनाते हैं। इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से अपन ने ना जाने कितनी सारी चीज़ें करी हैं, वो आप पढ़ोगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, तो अभी बस सुन लो, ये क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है सर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। और खास बात क्या है ना, जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड कर जाता है। अच्छा हाँ, इसलिए तो ये खास है इतना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, समझ रहे हो? ये इस किसी पर निर्भर नहीं है कि भाई साहब बाहर से जब कुछ एडवर्स कंडीशन आएंगी तभी रेप्लिकेट करना है या फिर नहीं करना है, ये खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अच्छा, और डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। अब नीट में तुम्हें सवाल पता इतना सा मिलेगा, मैं बता दे रहा कि प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। क्या वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, उसको बोलते क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये चारों सेंटेंस में तुम्हें सवाल मिल जाएगा, देख लेना जाके। अब एनसीईआरटी हमसे सवाल क्या पूछती है, देखो एनसीईआरटी ने सवाल पूछा कि आप लोग जब पढ़ोगे दिखेगा, हाउ प्लाज्मिड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोइड। उसको ये नहीं मालूम कि हमें तो ये सब पता है। देखो प्लाज्मिड जो है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर देता है,
बैक्टीरिया को, और ये हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता चीकू। जैसे तुम लोग मान लो कि जितने भी बैक्टीरिया सब में क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। ना ना भैया, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और जिनमें प्रेजेंट होता है उनका हम फिर दिल से उपयोग करते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए, या फिर वैक्सीन सेफ्टी के लिए, इंसुलिन मतलब हार्मोन्स बनाने के लिए। बहुत मजेदार, समझ, बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को ये। जैसे एसर्शिया कोलाई का आपने नाम सुना होगा। मेरा मन नहीं हो रहा कि मेरा मन हो रहा पूरी 12th पढ़ा दूँ इसी में, बायोटेक की, लेकिन सुन लो बस थोड़ी सी। कोई हो रहा डस रहा है साला, तो 11वीं वाले ने बने भी। लेकिन याद रखना कि एसर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका प्लाज्मिड अपन बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाती है, और फिर जैसे जब भी वो रेप्लिकेट करेगी प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा। और मैंने एक चीज़, तुमने अगर भाई साहब जेनेटिक्स पढ़ी है तो डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और हमें प्रोटीन निकालना है, मतलब इंसुलिन निकालनी है, समझ रहे हो। खैर वो सब मैं बताऊंगा, ठीक। अब टाइप ऑफ प्लाज्मिड, अच्छा बेसिकली 4 तरीके के प्लाज्मिड होते हैं। यहाँ से भी पता बहुत मजेदार चीज़ आएगा, इसमें मैं तुम्हें माइक्रोब्स में ले चलूंगा। अच्छा ये क्या होता है सर? माइक्रोब्स क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक। एक होता है रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। अच्छा ये भी बायोटेक में, अरे यार मेरा मन हो रहा है बायोटेक, चलो ठीक। बायोटेक में अपन लोग जब आप पढ़ोगे ना PBR 322, PBR 322, ये क्या होता है सर? दवाई का नाम है? नहीं नहीं नहीं, वो प्लाज्मिड है एक रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, मतलब एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एक प्लाज्मिड आप लोग पढ़ोगे बायोटेक में। इसके पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अच्छा ये हमने खुद बनाया है। अच्छा इसलिए इसका नाम है PBR 322, ये PBR साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा और एसर्शिया कोलाई का एक प्लाज्मिड था, उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, और उससे हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। अच्छा हाँ सर, बहुत दवाइयों का उपयोग, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा ये कौन सा? रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। एक होता है कोल प्लाज्मिड। अच्छा कोल प्लाज्मिड क्या होता है? ये ऐसे प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोटीन्स जो टॉक्सिक होते हैं, मतलब दूसरे बैक्टीरिया को निपटाने में काम आते हैं। अच्छा इससे भी अपन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई डिसीज हो गया, बैक्टीरियल डिसीज हाउ, तो हम लोग जब एंटीबायोटिक देंगे तो वो उस बैक्टीरिया को निपटाएगी, कॉमन सी बात है। तो हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं चीकू। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड हो गया, कोल प्लाज्मिड हो गया। कोल प्लाज्मिड कौन सा प्रोटीन बनाता है? कोलिसन। अच्छा कोलिसन। एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अच्छा फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या होता है ना? हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा ये बहुत मजेदार चीज़ है, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बाहर से डीएनए आ जाए, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि देख जब डीएनए आएगा तो वेरिएशन आ जाएंगे ना बैक्टीरिया में। हाँ सर क्या तो सही रहे हो, वेरिएशन कैसे आएंगे? अरे बाहर से नया जेनेटिक मटेरियल आ रहा है कोई, हाँ तो वेरिएशन नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। एक होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ये आप लोग पढ़े होंगे माइक्रोब्स में। अच्छा ये भाई साहब बहुत बढ़िया चीज़ है, स्यूडोमोनास पुटिडा, इसको बोलते हैं सुपर बग। अच्छा ये सर ऐसा क्या है सर जितनी मतलब वो हो रही इसकी? अरे इंडियन एक साइंटिस्ट है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने इसको बनाया डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड को। अब इंडियन ने बनाया तो यार नाम नहीं होगा क्या? ठीक है। और इसका उपयोग क्या ना, जैसे मान लो समुद्र में जब वो तेल की वो आती है शिप, हाँ अब मान लो गलती से क्या हुआ, तेल लीक हो गया या फिर शिप डूब गई, तो तेल क्या होगा, अब जो ऑयल होगा वो वाटर के ऊपर आ जाएगा। हाँ जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो पानी में कम हो जाएगी, फिश वगैरह मरने लगेंगी, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती थी एक। हाँ तो हमारे जो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने ये बनाया स्यूडोमोनास पुटिडा, इसको सुपर बग के नाम से जानते हैं। जितने भी जेनेटिक्स वाले लोग होते हैं ना वो सुपर बग बोलते हैं। अच्छा ये क्या करता है, ऑयल स्पिल्स जो होती है ना उनको डिग्रेड कर देता है। म्हणजे अपन लोग क्या करा, जैसे मान लो वो समुद्र है, पानी, उस वहाँ पे क्या ऑयल लीक हो गया, हो ऑयल लीक हो गया शिप से, तो ये कुछ नहीं, बैक्टीरिया को छिड़क देंगे वहाँ जाके। कौन सा बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास पुटिडा। वो क्या करेगा, उस ऑयल को खाना शुरू कर देगा। जैसे ही वो उस ऑयल को खाना शुरू करेगा, नदी साफ मतलब कि ऑक्सीजन डिप्रिवेशन खत्म। हाँ जी, और जितनी भी मछलियाँ उनको बाकायदा पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। अब यही चीज़ अपन लोग कर रहे हैं प्लास्टिक के लिए। और मुझे जहाँ तक याद है पिछले हफ्ते अपन लोगों ने ऐसे एक बैक्टीरिया भी बना ली जो प्लास्टिक को खा लेती है। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि देखो पोल्यूशन कितना ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है और अपन ही लोग बढ़ा रहे हैं। फिर अपन लोग खुद बोलते हैं कि अरे लोग बात समझते नहीं है। तुम तो समझो पहले, हैं तुम कभी कपड़े का वो बैग लेके जाते हो बाजार, तुम तो बोलते भैया वो पॉलीथीन दे देना। अरे यार तो थोड़ा सा समझो यार, लाइफ छोड़ो। खैर चलो, अभी ये याद रखना डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड किसने बनाया? डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। नाम लिख दें यार इनका, डॉक्टर आनंद ANAND, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये बात अलग है कि ये थोड़ा वो विदेश में है। हाँ तो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या बना? स्यूडोमोनास पुटिडा, सुपर बग के नाम से अपन जानते हैं, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है। अब भैया मैं भी समझ रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इतना और सुन लो, फिर अगले लेक्चर में अपन इसका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन देख के टाटा बाय बाय कह देंगे। क्यों न्यूट्रिशन क्यों देखना अगले लेक्चर में? क्योंकि वहाँ से 2 सवाल बनते हैं। अच्छा कौन से बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक कौन सा होता है, कीमो ऑटोट्रोफिक कौन सा होता है, तो बस इसलिए मैंने उसको अलग रखा। क्योंकि अभी यहाँ तक क्या वही बात है ना, चैटिंग करने में टाइम बर्बाद नहीं होता, वीडियो देखने में हो जाता है किसी का। ठीक। अब देख ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है एक, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये भी आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 बायोटेक में। अच्छा ये क्या करता है ना, ट्यूमर कॉज करा देता है, गांठ बनवा देता है प्लांट्स में। अच्छा इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है।
अच्छा, वो तुम लोग पढ़ोगे बायोटेक में। अभी बस इतना रखना, एक प्लाज्मिड होता है जिसको अपन लोग टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके राइबोसोम की। ठीक, अब राइबोसोम मतलब कुछ नहीं वही सर प्रोकैरियोट है, कौन सा मिलेगा 70s मिलेगा। अच्छा, राइबोसोम को बोला जाता है ऑर्गेनल विद इन दी ऑर्गेनल। अच्छा, ऑर्गेनल के अंदर ही एक ऑर्गेनल है, उसको अपन क्या बोलते हैं राइबोसोम। ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। साइज एनसीईआरटी में इसका साइज लिखा है 10 से 20 नैनोमीटर, तो याद रख लेना 10 से 20 नैनोमीटर का साइज होता है। अब होता क्या है ना, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्रीली घूम रहा है। हाँ, अब राइबोसोम नहीं घूमता, राइबोसोम की सब यूनिट्स घूमती हैं। कौन कौन सी प्रोकैरियोट्स में कौन सी होती हैं, 30s और 50s। अच्छा, होती हैं भैया जी, याद रखनी है। ठीक, 30s और 50s यूनिट्स होती हैं। 30s होती है स्मॉलर यूनिट, 50s होती है लार्जेस्ट सब यूनिट। ठीक है, ये दोनों सब यूनिट होते हैं, मिलती हैं। अच्छा, क्यों मिलती हैं, क्योंकि मैग्नीशियम +2 इस पर अटैक कर देता है। अब आप लोगों ने अगर ट्रांसलेशन वाला वीडियो पढ़ा है या मेरा देखा है, फिर कहीं पे भी आपने पढ़ा, तो आपने देखा होगा कुछ कोफैक्टर्स लगते हैं और मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट। क्या मैग्नीशियम, जैसे ही मैग्नीशियम आया राइबोसोम की दोनों सब यूनिट मिल जाएंगी और क्या बना देंगी, एक्टिव फॉर्म ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम कुछ नहीं है यार, वो फोटोकॉपी वाली मशीन देखी है, हाँ सर देखी है। वो क्या करती है, फोटोकॉपी बनाती जाती है। हाँ, ऐसी राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता जाता है। तो अगर किसी भी सेल को प्रोटीन बनाना है तो वो किससे संपर्क करेगी, राइबोसोम से। अच्छा, राइबोसोम फोटोकॉपी है, एकदम स्पीड में क्या बनाता जाएगा, प्रोटीन। अच्छा, ट्रांसलेशन वाले में अपन ने बताया है। ठीक, अब एक चीज़ और सुनो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर 50s और 30s जुड़े, हाँ तो 80 होना चाहिए, 50 और 30 80। अरे नहीं चीकू, यही तो नहीं करना। ये कौन सी है, 70s राइबोसोम है। कौन सी है, 70s राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट में क्या होता है, 60s और 40s होता है। अच्छा, वो मिलते हैं तो 80s का राइबोसोम बनता है। ठीक, अभी अपन खेल मोनेरा की बात कर रहे हैं तो वहीं पे सीमित रहते हैं। अब लास्ट चीज़ और सुन के चले जाओ, अगर यहाँ तक आए हो, वो क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़। तो भैया इंक्लूजन बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सर मिलती हैं। देखो यूकैरियोट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हाँ सर होते हैं, स्टोरेज के लिए। और इंक्लूजन बॉडी का काम ही क्या है, स्टोरेज करना। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई है ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कहो हाँ नहीं है सर, कोई मतलब एनसीईआरटी ने बहुत प्यार से लिखा है कि इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ही नहीं। हाँ सर नहीं है, तो अपन भाई कैसे स्टोर करेंगे, हाउ दे स्टोर, एनसीईआरटी ने पूछा हाउ दे स्टोर, तो ये स्टोर करते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में। हाँ सर, सॉल्युबल तो होगा नहीं, इनसॉल्युबल फॉर्म में, विदाउट मेम्ब्रेन, इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। अच्छा, अब ये ग्रेन्यूल से वो सवाल पूछता है नीट में, क्यों वो बोलेगा कि इधर आओ, वो सवाल हमसे पूछेगा क्या कि बताओ एग्जांपल इंक्लूजन बॉडीज़ के। अच्छा, तो वो कौन कौन से हैं, ये 4-5 हैं, सुन लो। कुछ होते हैं सल्फर ग्रेन्यूल्स, अच्छा, जो सल्फर का स्टोरेज करते हैं। कुछ होते हैं फोस्फोरस ग्रेन्यूल, जो फोस्फोरस का करते हैं। कुछ होते हैं साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, जो अमाइनो एसिड का स्टोरेज करते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और कुछ होते हैं गैस ग्रेन्यूल्स। अच्छा, गैस ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है ना, लिपिड लेयर नहीं होती। अच्छा, फोस्फोलिपिड की जो लेयर है ना, लिपिड वाली लेयर नहीं होती। इसमें एग्जांपल क्या याद रखना है, गैस ग्रेन्यूल्स में साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये गैस के फॉर्म में इनको स्टोर करते हैं। ये था इंक्लूजन बॉडीज़। अब एक चीज़ लास्ट जो मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, और पूछा भी है उसने, कि उसने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीराइबोसोम। ये क्या होता है पॉलीराइबोसोम, जब एक एमआरएनए पे, ये आप लोग पढ़ोगे प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में, जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं आके, उसको अपन बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। भाई साहब, अगर इतनी सी चीज़ आपने याद रख ली तो मोनेरा का आधा पार्ट खत्म। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक सेंटेंस उठाया है, आप देख लेना जाके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब अपन का मिलते हैं कल, और इसका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं एनसीईआरटी से, वो अपन लेके मिलेंगे, उनके साथ अपन स्टार्ट करेंगे। भले ही वीडियो लंबा हो गया, माफ़ कर देना। और आप अगर यहाँ तक आए इतने लास्ट तक, तो सबको थैंक यू वेरी मच। और बस पढ़ाई करते रहो मस्ती से। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।